कल 18 मार्च 2026 को सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। आज अभी लास्ट डेट पर लास्ट डे नहीं, लास्ट नाइट रिवीजन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लास्ट डे रिवीजन में क्या है, इन बातों पर जरा ध्यान रखेंगे। मैं पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पार्ट 1, पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि 12 चैप्टर्स हैं। अब सारे चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पता होना चाहिए, दोनों टाइप्स रियल फ्लो और मनी फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम पता होना चाहिए, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी पता होना चाहिए, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी पता होना चाहिए, फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट भी पता होना चाहिए। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में 8 बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, वो पता होना चाहिए। नंबर 1 इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी, नंबर 2 नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नंबर 3 फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम जिसको फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। इसके बाद फोर्थ टॉपिक फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। इसके बाद 3 एडजस्टमेंट्स हैं। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 ग्रॉस और नेट। इसका डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट बनता है। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो ग्रॉस बनता है। टॉपिक नंबर 7 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और दूसरा मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। टॉपिक नंबर 8 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसका दूसरा फॉर्मूला डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल टू नेशनल। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्रॉस जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, और 4 नेशनल एग्रीगेट्स हैं। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। अब इन 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स को अगर किसी डोमेस्टिक एग्रीगेट को किसी दूसरे डोमेस्टिक एग्रीगेट में कन्वर्ट करने पर क्वेश्चन आए तो 2 एडजस्टमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन का और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। इसका ध्यान रखेंगे। और चारों नेशनल एग्रीगेट में एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो 2 एडजस्टमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन का और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। और अगर किसी डोमेस्टिक एग्रीगेट को नेशनल एग्रीगेट में या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो तो फिर 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहला एडजस्टमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन का, दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, और तीसरा एडजस्टमेंट करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले डबल काउंटिंग का डेफिनेशन आ सकता है। डबल काउंटिंग में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्वाइस, नेवर, या ट्वाइस नहीं, याद रखेंगे मोर देन वंस, मोर देन वंस नॉट ट्वाइस।
वो डबल काउंटिंग होता है। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके, फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अब आते हैं, जो वैल्यू एडेड मेथड है उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, उसके प्रिकॉशंस पता होने चाहिए, और ये याद रखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, जिसको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स, और सेल्स का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स का मतलब होता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, और चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। इसमें 3 एडजस्टमेंट करके डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को एडजस्ट करके एनएनपी, एटएफसी या नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब सेकेंड मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसका फॉर्मूला होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जब कभी कोई भी एग्रीगेट वैल्यू ये इनकम मेथड से निकालने के लिए पूछा हुआ हो तो सबसे पहला काम होता है कि एनडीपी एटएफसी निकाल लें, उसके बाद वो 3 एडजस्टमेंट करके कोई और एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में भी उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, प्रिकॉशंस पता होने चाहिए, और कैलकुलेशन पता होना चाहिए। कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो जीडीपी एट एमपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें 3 एडजस्टमेंट करके कोई भी एग्रीगेट और 7 एग्रीगेट में से कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, तो रियल बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं और नेशनल करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। अगला टॉपिक इसमें होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि प्राइस इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम होता है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, और हमेशा याद रखेंगे कि बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा ही 100 होता है। इस पर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। फिर इस चैप्टर का अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीडीपी एंड वेलफेयर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो याद रखेंगे कि जीडीपी, ज़्यादा जीडीपी होने का मतलब वेलफेयर ज़्यादा तो होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होता है ग्रीन जीएनपी। इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एमसीक्यू में देते हैं या अलग से भी दे सकते हैं कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कौन सा आइटम इंक्लूड होगा या कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि नेशनल इनकम, कोई भी इनकम दिया हुआ हो तो वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इसके लिए 3 बात पहले सोच लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक तो जो इनकम है वो फैक्टर इनकम होना चाहिए। फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं। दूसरी बात, वो नॉर्मल रेसिडेंट का फैक्टर इनकम होना चाहिए, मतलब नॉन रेसिडेंट का फैक्टर इनकम होगा तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और तीसरी बात, वो करंट ईयर का इनकम फैक्टर इनकम होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 मनी एंड बैंकिंग। मनी के अंदर सबसे पहले बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस सीखते हैं। बार्टर से तो बंद करी ना, बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस सीखते हैं। इसके बाद मनी का डेफिनेशन, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी पढ़ते हैं। इसके बाद
मनी सप्लाई, मनी सप्लाई याद करेंगे, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर मनी सप्लाई के कंपोनेंट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4, ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ये इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मनी क्रिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, इस पर फुल फ्लेज 4 या 6 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें याद रखेंगे मनी क्रिएशन का डेफिनेशन होना चाहिए, दो एजम्पशंस होने चाहिए, 2 कंडीशन होने चाहिए, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, टेबल से वो बनना चाहिए। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन 4 या 6 मार्क में कर सकते हैं, अब वो आ सकता है। अब आते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर सेंट्रल बैंक के 4 फंक्शंस हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि करेंसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, और फिर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर, जो चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिस्टिंक्शन भी पता होना चाहिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि जो एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी और टेम्पी ही होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल याद करेंगे, डायग्राम देखेंगे और उसके फीचर्स देखेंगे। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। फिर एग्रीगेट सप्लाई को समझने के लिए इसका डेफिनेशन, इसका शेड्यूल, इसका डायग्राम भी सीखेंगे। अब एग्रीगेट सप्लाई से ही कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो दोनों का, इन तीनों का शेड्यूल, डायग्राम और इसके फीचर पता होने चाहिए। फिर सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें ये इसका भी शेड्यूल और डायग्राम पता होना चाहिए। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, शेड्यूल, डायग्राम और इसके फीचर पता होने चाहिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका भी शेड्यूल, डायग्राम और फीचर होने चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में अगला टॉपिक सीखते हैं, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन या सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ये एग्जाम में आते हैं, इसको ये भी पता होने चाहिए। इसके बाद अब कंजम्पशन का डेफिनेशन, कंजम्पशन का फॉर्मूला, सेविंग का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये पता होने चाहिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये इनकम से अफेक्टेड नहीं होता है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का शेप पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि ये इनकम से इंड्यूस्ड होता है, अफेक्टेड होता है। इसके बाद अब फुल एम्प्लॉयमेंट, ये पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों के टोटल को, इन दोनों के एडिशन को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी समझते हैं। इसके अलावा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 के अंदर से 4 या 6 मार्क के 3 टॉपिक हैं और इस चैप्टर में 3 टॉपिक ही सीखने हैं। इनकम डिटर्मिनेशन थ्रू एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अब इसमें क्या है, इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके एजम्पशंस लिखेंगे, इसका शेड्यूल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर दूसरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इनकम डिटर्मिनेशन। अब मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर, इसका भी डेफिनेशन और इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, ये पता होने चाहिए। फिर इसका शेड्यूल
और इसका डायग्राम, इस पर भी एग्जाम में 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में आते हैं। चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है। इसके ऊपर 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप क्या होते हैं, उनके रीजंस क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है। इसी तरह से डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट 3 चीज़ों पर देखना होता है, आउटपुट पर देखना होता है, एम्प्लॉयमेंट पर देखना होता है और जनरल प्राइस लेवल पर देखना पड़ता है। फिर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के मेजर्स, इनके जो कंट्रोल करने के मेजर्स होते हैं 2, एक को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं जिसको सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता है, और दूसरे को जो कि 2 टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। एंड क्वालिटेटिव के अंदर क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं। और जो दूसरा मेजर होता है उसको फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी कहते हैं, इसे गवर्नमेंट अप्लाई करती है। इसके अंदर 4 टूल्स होते हैं। पहला होता है टैक्सेशन पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बोरोइंग, और चौथा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि गवर्नमेंट बजट का है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्पेशली याद रखेंगे कि पब्लिक गुड क्या होते हैं, प्राइवेट गुड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पब्लिक गुड के फीचर क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। फिर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के अंदर ये रिसीट के अंदर रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ गवर्नमेंट बजट का मेजरमेंट, ये 2 टाइप का होता है, बैलेंस बजट, अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट भी 2 टाइप के, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट भी 3 टाइप के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 11 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसके कंपोनेंट, फिर ऑटोनोमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम, ये पता होने चाहिए, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में डिफरेंस भी कई बार 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में दे देते हैं। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, चैप्टर नंबर 12। फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड को गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसमें अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़े तो उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं, घटे तो डिवैल्यूएशन कहते हैं। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। उसमें सोर्सेज ऑफ सप्लाई और सोर्सेज ऑफ डिमांड पता होने चाहिए। उसका डिटर्मिनेशन पर भी 6 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन पर भी ध्यान देंगे। स्पॉट मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उसको स्पॉट रेट कहते हैं, एंड फॉरवर्ड मार्केट में जो डिसाइड होता है वो फॉरवर्ड रेट कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पहला चैप्टर है वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के अंदर 7 टॉपिक सीखने होते हैं। पहले ब्रिटिश रूल के अंदर एग्रीकल्चर का कंडीशन, नंबर 2 इंडस्ट्रीज का कंडीशन, नंबर 3 फॉरेन ट्रेड का कंडीशन। इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और नंबर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सपोर्ट सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब इसके अंदर भी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सीखते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सीखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग के
4 गोल होते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन में याद रखेंगे 2 एस्पेक्ट होते हैं, एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक टुवर्ड्स वुमन। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होने के बाद अब अगेन इन 40 इयर्स के अंदर में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में याद रखेंगे लैंड रिफॉर्म और दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन, और इंडस्ट्रीज के अंदर इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जिसमें इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहले शेड्यूल में 17 इंडस्ट्री हैं, दूसरे शेड्यूल में 12 इंडस्ट्रीज हैं, बाकी शेड्यूल 3 के अंदर हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पर भी क्वेश्चन देते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर भी देते हैं। फिर फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर स्पेशल इंटरेस्ट है, कोटा एंड टैरिफ पर। फिर इसका क्रिटिकल अप्रेजल है। तीसरा चैप्टर है अपना LPG, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें ये पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट क्यों करनी पड़ी, इसके रीजंस क्या थे, ये पता होना चाहिए। फिर लिबरलाइजेशन आता है, जिसके अंदर 5 टाइप के रिफॉर्म आते हैं। 2 टाइप के रिफॉर्म पर कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसी भी 2 टाइप के रिफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। फिर प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन है, फिर ग्लोबलाइजेशन के फेवर में, अगेंस्ट में पॉइंट और इसका क्रिटिकल अप्रेजल। इसके बाद इस चैप्टर में और 3 टॉपिक सीखते हैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन, दूसरा GST और तीसरा आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट चैप्टर है अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर पढ़ते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में याद रखेंगे सबसे पहले रूरल क्रेडिट, जो 2 टाइप के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फिर अगला टॉपिक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर रेगुलेटेड मार्केट और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसी चेंजेस हैं, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन तीनों पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में डाइवर्सिफिकेशन, सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड दूसरा डाइवर्सिफिकेशन इनटू अलाइड एक्टिविटीज। उसके अंदर 5 एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर अगला चैप्टर हम लोग आते हैं, अगला चैप्टर है इन्वायरमेंट के ऊपर में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। इसमें 2 टाइप के इन्वायरमेंट, बायोटिक, एबायोटिक इन्वायरमेंट के फंक्शंस इसमें सीखेंगे। कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इन्वायरमेंट क्राइसिस, इंडिया का इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और कंट्रोल बोर्ड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इनके बारे में सीखते हैं। लास्ट इसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर नंबर 8 है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इसमें याद रखेंगे कि चाइना में GLF, ग्रेट प्रोलिटेरियन मूवमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डुअल प्राइसिंग, इस पर ध्यान देंगे। और इसके बाद इस चैप्टर में क्या है कि जो टेबल दे सकते हैं उसमें कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, वर्टिकल कंपैरिजन, इसमें ध्यान रखेंगे।